अक्सर हम ये जानते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई में दो देश अग्रसर हमेशा होते हैं। उसमें से एक देश अमेरिका। यानी पहले एपिसोड के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश किया था कि यह अमेरिका तब तालिबान के अगेंस्ट ज़्यादा एक्टिव हुआ जब अलकायदा का मुखिया और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मुख्य संदिग्ध हमलावर ओसामा बिन लादेन को तालिबानियों ने शरण दिया था। 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये पूरी कहानी 20 साल के इतिहास में किस तरीके से अफगानिस्तान की आवाम के लिए बर्बादी का इतिहास लिखती है। आइए हम जानते हैं इसको विस्तार से। 20 साल में अमेरिका ने 61 लाख करोड़ खर्च किया, फिर भी जीत न सका। यह कंट्री जो कि साउथ एशिया का एक प्यारा सा देश, जिसको अफगानिस्तान इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स बोला जाता है, मतलब अफगानिस्तान साम्राज्यों की कब्रगाह है। यहाँ पर पुरानी कहावतें बोली जाती है और पुरानी बात साबित भी हुई है। अलेक्जेंडर, मुगल, अंग्रेज, सोवियत यूनियन के साथ अमेरिका सबसे ताज़ा उदाहरण है। ये अंपायर आए और फिर चले गए। तालिबान के बारे में आपको बताया कि 1980 के शुरुआती दौर में अफगानिस्तान सोवियत यूनियन की जो लड़ाई हुई थी और अमेरिका जिस तरीके से उस लड़ाई में एंट्री करता है, सोवियत यूनियन अपना सत्ताधारी सरकार बनाता है और उस सरकार को चलाता है। अमेरिका मुजाहिदों की फ़ौज तैयार करता है और फिर वहाँ से तालिबान की नींव रखता है एक लड़ाका जिसको हम लोग कमांडर ऑफ मुजाहिद बोलते हैं, मोहम्मद उमर मुल्ला। तालिबान यानी पश्तो भाषा में स्टूडेंट का एक ग्रुप है। दरअसल यह ग्रुप सुन्नी इस्लाम का प्रचार करता था और सऊदी अरबिया, जैसा मैंने बताया, ये भी फंडिंग करती थी। आइए इस विस्तार को हम जानेंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे 1900 दशक में कौन थे ये तालिबानी। ये तालिबानी को कौन से देश समर्थन करते थे। तो 1992 में दुनिया के सिर्फ 3 देशों ने तालिबान सरकार को मान्यता दी। उसमें से पाकिस्तान, आप सभी को पता है कि एक ऐसा चेहरा जो कि आतंकवाद और कट्टरता के लिए सबसे पहले आता है। सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ये 3 देश तालिबान को मान्यता देते थे। बाकी देश तालिबान की संगठन तालिबान को मान्यता नहीं देते थे। तालिबान ने धीरे धीरे अपना कब्जा जमाना चालू किया अफगानिस्तान के पूरे पार्ट में, चाहे वो कंधार हो, चाहे वो आपका मजार शरीफ हो, काबुल हो, हर पार्ट में तालिबान ने 1992 में अपना कब्जा जमाना चालू किया। हर जगह वर्चस्व काबुल किया, काबुल तक पहुँचे और काबुल में भी अपना एक अंपायर बनाया, इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान को इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया। वहाँ के जो सत्ताधारी सरकार के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था बुरहानुद्दीन रब्बानी, को सत्ता से हटा करके मोहम्मद उमर मुल्ला को वहाँ का अल मोमियन बनाया गया और 1998 में 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया। आइए इसके पूरे सिस्टम को, पूरे हम कॉन्सेप्ट को जानेंगे और हम समझेंगे कि कैसे करता है काम ये। तालिबान काम कैसे करता है। किसी भी देश की तरह तालिबान भी चलता है। इसमें पूरे संगठन का एक मुखिया होता है। इसके बाद 3 डिप्टी लीडर होते हैं। इनकी एक लीडरशिप काउंसिल होती है जिसे रहबरी शुरा कहते हैं, रहबरी शुरा। उसके बाद अलग अलग विभागों के कमीशन हैं। सभी प्रांतों के लिए अलग अलग गवर्नर और कमांडर भी नियुक्त किए जाते हैं। मौलवी हबीबुल्ला अखुंजादा राजनीतिक और धार्मिक सैन्य मामलों की टॉप अथॉरिटी है इसके पास। 2016 में यह कमान संभाला था मौलवी हबीबुल्ला अखुंजादा। इसके 3 डिप्टी कमांडेंट अब के जो लोग हैं उसमें से एक है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, राजनीतिक मामलों का मुखिया है और तालिबान का फाउंडर भी बोला जाता है इसको। मुल्ला मोहम्मद याकूब मिलिट्री ऑपरेशन और कमांडर ऑफ तालिबान का फाउंडर मुल्ला उमर का बेटा है ये। सिराजुद्दीन हक्कानी, आपने सभी जानते होंगे, और हक्कानी नेटवर्क आतंकिस्तान के लिए जाना जाता है। हक्कानी नेटवर्क राजनीतिक में इसका बहुत अच्छा पकड़ है। राजनीतिक तालिबानी नेता जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है और हक्कानी नेटवर्क का मुखिया भी है। लीडरशिप काउंसिल को रहबरी शुरा कहा जाता है, जो कि क्वेटा शुरा भी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेटा पाकिस्तान का एक शहर है जहाँ पे आतंकवादियों को पनाह दी जाती है। इसके अलावा इसमें 26 सदस्य होते हैं जो इनके लीडरशिप काउंसिल होती है रहबरी शुरा की, जिसमें इनके 26 अपने अपने मेंबर होते हैं जो कि टॉप मेंबर होते हैं और खुद ये एक तरीके से कमांडर होते हैं, गुरिल्ला वार वाले लोग होते हैं। इनको कमांडो ट्रेनिंग के साथ और भी बहुत सारे वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाती है। हर राज्य में तालिबान अपना एक गवर्नर और कमांडो भेजता है, कमांडो होता है। दोनों पद पर नियुक्ति मिलिट्री कमीशन करता है।
तालिबान की विचारधारा को हम बताएंगे और इसमें बताएंगे कि मुल्ला अब्दुल हकीम काबीज, एक जज का पोस्ट इसको दिया जाता है, एक सीनियर जज का पद होता है। इस वक्त मुल्ला अब्दुल हकीम काबीज है। तालिबान की विचारधारा क्या है इसको हम जानेंगे। बात 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आती है। इसको अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री के नाम पर इसे घोषित कर दिया जाता है, इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ पे शरिया जैसे सिस्टम लागू किए जाते हैं। लड़कियों के स्कूल जाने और महिलाओं को काम करने पर रोक लगा दी जाती है। मैंने पहले एपिसोड में भी आपको बताया कि पुरुषों को नमाज पढ़ने और दाढ़ी बढ़ाने रखना अनिवार्य कर दिया जाता है। आदेश न मानने वाले को सजा देना एक पब्लिक इवेंट बना दिया गया। हत्या के जुर्म में फांसी और चोरी करने वालों के अंक काट दिए जाते थे। अफगानिस्तान में दुनिया भर के आतंकवादियों को पनाह दी जाने लगी। तालिबान, अब बात आती है कि इतना रईस बना कैसे, कहां से इसको फंडिंग मिलती थी, कैसे बनाई है। तो तालिबान हिसाब किताब का ब्यौरा प्रकाशित नहीं करता, उसकी सटीक कमाई और संपत्ति का पता लगाना बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन फोर्ब्स ने अनुमान लगाया है। फोर्ब्स मैगजीन 2016 में अनुमान लगाया कि तालिबान का तकरीबन सालाना कारोबार 2968 करोड़ रुपए का है। 2968 करोड़ यानी तकरीबन 3000 करोड़ रुपए। रेडियो फ्री यूरोप द्वारा हासिल नाटो की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में तालिबान का सालाना बजट तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए था। आइए जानते हैं इसकी प्रमुख कमाई का स्रोत। आमदनी के इस सोर्स को हम जानेंगे और इस पिक्चर के माध्यम से आपको विजुअल भी दिखाने की कोशिश करेंगे। दरअसल अफीम से तालिबान को तकरीबन 2800 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। यहाँ पे अफीम बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। कभी यह देश अनारों का देश कहा जाता था, लेकिन आज यह देश अफीम के बिजनेस के लिए बहुत बड़ा देश बोला जाता है और इसका मुख्य स्रोत आपने देखा है तालिबान। और हमें ये भी पता है कि किसी भी संगठन की स्टेबिलिटी को अगर बढ़ाना है, किसी भी संगठन को और सुपर पावर करना है, तो पहले उसके पास पैसे होने चाहिए, उसके पास अच्छा फंडरेज होना चाहिए। और ये बिजनेस तालिबान ने अपना अफीम के बिजनेस से ढूंढा। 2800 करोड़ रुपए का आमदनी होता है। दुनिया की 80% अफीम का उत्पादन अकेले अफगानिस्तान में होती है। अफीम की खेती वाले ज़्यादातर हिस्से पर तालिबान का नियंत्रण होता है। तालिबान का नियंत्रण अफगानिस्तान वाले खेतों पे, जितनी भी अफगानिस्तान की वहाँ पे जिसको एक लैंडलॉक्ड कंट्री बोला जाता है, साउथ एशिया का देश, यहाँ पे अफीम बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं और तालिबानियों का इसमें बड़ा अच्छा रोल होता है। आइए हम इस कहानी को जानेंगे। साथ में अवैध खनन वाली कंपनियों से तालिबान टैक्स वसूलता है। तालिबान सैन्य चौकी अथवा शहरी इलाकों पर कब्जा करके सारी संपत्ति हड़प लेता है, संपत्ति को लूट लेता है। इस कहानी को हम आपको बताएंगे और हमने ये भी बताया कि किस तरीके से अमेरिका ने इस पर हमला किया। अमेरिका और तालिबान में 20 साल की जंग चली। 20 से अधिक आतंकवादियों ने 4 विमानों को हाईजैक किया और इनमें से 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्रैश करा दिया। एक विमान को पेंटांगन और एक विमान अज्ञात जगह में क्रैश करा दी गई। तकरीबन मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि 3000 से अधिक लोग मारे गए। इस खूनी मंजर की कहानी को हम और आगे बढ़ाएंगे और उससे पहले आपके बताएंगे कि अमेरिका से जंग में क्या क्या हुआ। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने अफगानिस्तान पर हमला किया। नाटो की सेना ने अफगानिस्तान पर हमला किया। महज 3 महीने में अफगानिस्तान को तालिबान का शासन खत्म कर दिया जाता है। मोहम्मद मुल्ला उमर, जिसको हम फाउंडर ऑफ तालिबान बोलते हैं, क्वेटा में 2013 में उसकी बीमारी से मौत हो जाती है और तालिबान के बड़े नेता क्वेटा शहर भाग जाते हैं इस हमले के बाद। कहानी हम करेंगे 2012 की। तालिबान काबुल में कई हमले किए, जिसमें नाटो के कैंप पर भी हमला किया गया। फिर हम बात करेंगे 2013 की। यूएस के ड्रोन हमले में तालिबान के सबसे बड़े नेता हकीमुल्लाह मसूद की मौत हो जाती है। इसके बाद 2015 में अफगानिस्तान में तालिबान ने मुल्ला मंसूर को अपना नेता चुने जाने की घोषणा करता है। मुल्ला मंसूर अफगानिस्तान में एक नेता चुना जाता है और अमेरिका उसे भी मार देती है। मुल्ला मंसूर को भी 2016 में एक ड्रोन हमले में मार दिया जाता है। पूरे कमान 2016 में हबीबुल्लाह अखुंजादा को सौंप दी जाती है और हबीबुल्लाह अखुंजादा आज भी सत्ताधारी सरकार के चहेते चेहरे में से एक है। इस पूरे वर्चस्व की लड़ाई में किसकी क्या चिंताएं हैं, तालिबान के बढ़ते प्रभाव से कौन चिंतित है। दरअसल पाकिस्तान में गृह युद्ध होता है तो अफगानिस्तान में इसका प्रभाव पड़ता है और वैसे ही अगर अफगानिस्तान में गृह युद्ध होता है तो पाकिस्तान जाने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी। तालिबान इस बार पाकिस्तान के कितने नियंत्रण में रहेगा, ये चिंता की सबब है। भारत के लिए भी चिंता की सबब है, क्योंकि अगर
पड़ोस देश में कुछ भी घटनाएं होती है तो उसका इफेक्ट जरूर हमारे देश पर पड़ता है। और ये अफगानिस्तान हमारे देश के साथ हर तरीके का सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा को साझा करता था। अशरफ गनी की सरकार में भारत की कूटनीतिक बढ़त थी। तालिबान सरकार आने से अब पाकिस्तान की भारत पर कूटनीतिक बढ़त हो सकती है। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकियों की ट्रेनिंग और पनाह देने में किया जा सकता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र और चीन का भी कुछ रोल को हम जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र आज भी तालिबान लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिकों के अधिकार और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, आज भी बोल रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सारी ऐसी आवाज़ें उठ के आ रही हैं और यह आतंकी संगठन अलकायदा को मजबूत संबंध देता है। चीन के लिए सरकार आने से चीन के सिंजियांग के जो उइगर मुस्लिम हैं वो सक्रिय हो सकते हैं। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट, जो कि एक रशिया के विघटन के बाद बना था, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट के लोगों को अफगानिस्तान में पनाह मिल सकती है। इस कहानी को हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि इस लड़ाई के मंजर में कितने ने अपने को खोया, कितनी खून की धराधर लहरें बही। इस पूरे कहानी के माध्यम से आपने जाना कि आखिर तालिबान का मोटो क्या है, क्यों बना यह तालिबान। तालिबान का सिर्फ एक ही एजेंडा है, अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत को कायम रखना। चाहे वो हिरात हो, तालिबान हो, कंधार हो, काबुल हो, अफगानिस्तान के तकरीबन 34 में से 34 प्रांत में अफगानिस्तान है, लगभग 34 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। और आज के इस एपिसोड में ये भी बोला गया है वहाँ के जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं उनके माध्यम से कि तालिबान का कहना है कि महिलाओं को काम करने और शिक्षित रहने की आज़ादी दी जाएगी, सुविधाएं होगी, लेकिन मुस्लिम लॉ के अंतर्गत। फिलहाल तालिबान एक इस्लामिक रिपब्लिक है जिसे तालिबान इस्लामिक अमीरात बनाना चाहता है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए विजिट करिए सफलता.com। जय हिंद।